स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। प्रीवियस ईयर जो सी-टेट सितंबर 2015 में पूछे गए सवाल हैं और जानते हैं कि सी-टेट जो है हमेशा दो कैटेगरी में प्रश्न पूछते हैं हर सब्जेक्ट का। तो पर्यावरण अध्ययन में भी दो कैटेगरी के सवाल होते हैं, एक पर्यावरण शिक्षा और दूसरा पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, जिसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो और शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये 30 प्रश्न आपको और भी इसके अलावे एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी समझने बनाने में मौका मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन 1, बच्चे कम गलतियां करें। 2, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। 3, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। 4, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चे कम गलती करें इसका समर्थन नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे कम गलतियां करें। और जो 3 आंसर है, आप 3 ऑप्शन है, इसको याद रखना है कि पर्यावरण अध्ययन की ये प्रकृति होती है कि बच्चे करके सीखें, जिसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, जब तक उसको जिज्ञासा नहीं होगी तब तक वो प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तभी वो जान पाएगा। चौथा है, बच्चों की खोज करने का पर्याप्त स्थान मिले, यानी बच्चे खोज करें, खोजी प्रवृत्ति का बने। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए, यानी शिक्षिका जो है बच्चों को निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ये अवसर देखिए कथन में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में है, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। 2, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। 3, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो देखिए इसका अब प्रश्न यहाँ शुरू होता है, उसके नीचे तीनों कथन के नीचे, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो अब ये 4 प्रोत्साहन है, ऑप्शन है जो आपका ये चारों प्रोत्साहन है, तो कौन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 1, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। 2, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। 3, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। 4, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। इस तरह का गतिविधि से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अधिक से अधिक कार्य का विस्तार करते हैं, गतिविधि में लगे रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, अवलोकन करते हैं और सहयोग करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ये वाला नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। कथन 1, ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी। 2, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी। 3, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। 4, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ये वाला नहीं होगा, यानी बच्चों के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है बल्कि सभी पक्षों पर केंद्रित करना है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। ऑप्शन 1, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। 2, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। 3, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। 4, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये समुदाय क्या करता है, वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला सवाल है ट्रेन से संबंधित, और जानते हैं कि ट्रेन वाला जो है हमेशा 1-2 सवाल
हर सीटेट में दे ही देता है। तो हम इससे संबंधित एक वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें 2011 से लेकर 21 तक पूछे गए सभी ट्रेन से संबंधित सवालों को पूरा डिटेल से समझाएं एकदम आसान तरीके में। आप चाहें तो वहां डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को अभी हम बहुत इजी वे में आपको बनाकर रखेंगे आपके लिए। सवाल है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की ट्रेन की औसत चाल थी। देखिए, आपको क्या करना है कि 30 अगस्त को वो कितना घंटा चली। तो देखिए 13:30 में खुल रही है तो 24 घंटा में 13:30 को घटाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बना हुआ में। तो इसमें कितना बच रहा है आपका, 13:30 घटा दिए तो 10 घंटा 30 मिनट बच रहा है। फिर इसके बाद जो है 31 अगस्त, देखिए 31वां महीना होता है, जैसे आप 31 अगस्त को छोड़ दीजिएगा फिर आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो 31 अगस्त को वो पूरे दिन भर चलती है यानी 24 घंटा, और 24 घंटा होने के बाद फिर 1 सितंबर को वो सुबह 7:30 में पहुंच जाती है वो ट्रेन। यानी 1 सितंबर को कितना चली, 7.5 घंटा। यानी 30 अगस्त को 10.5 घंटा लगा, 31 अगस्त को 24 घंटा लगा, 1 सितंबर को 7.5 घंटा लगा। कुल समय हो गया उसके लिए 42 घंटा। तो दूरी बराबर दिया हुआ है 2268 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेंगे। तो मेरा आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जैसे ही देखिएगा कि 54 है ऑप्शन नंबर 4 में और मारिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए मीटर 54 किलोमीटर पर घंटा जो है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं आसान तरीके से। 54 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 54 गुना 1000 हो जाएगा मीटर। फिर 1 घंटा नीचे रहता है तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, तो बटे 3600 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यानी पार कौन सी नदी उसको नहीं भेटाएगी। तो ऑप्शन है 1 गोदावरी, 2 गंगा, 3 कृष्णा, 4 नर्मदा। देखिए जब वो दिल्ली से खुलेगा, वो ट्रेन खुलेगी तो क्या होगा कि यमुना पार करेगी लेकिन वो गंगा पीछे रह जाएगी। तो इस तरह ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और ये नर्मदा, तो वो ये गंगा को पार नहीं करेगी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गंगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान 2 तरह का, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, सिर्फ बालू ही बालू होता है और पूरा बहुत गर्म हो रहता है, इसलिए उसको शुष्क रेगिस्तान भी कहते हैं। और ठंडा रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ भी कोई वनस्पति वगैरह नहीं उगता है, बर्फ ही बर्फ ढका रहता है। तो इस तरह यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने पर पता चलता है कि हमारा ठंडा रेगिस्तान क्या है, लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। अगला प्रश्न है, कक्षा भी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, यानी जब उसकी मृत्यु हुई थी 1969 में, तो उस समय वो क्या थे। तो ऑप्शन 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 भारत के उपराष्ट्रपति, 3 भारत के राष्ट्रपति और 4 भारत के प्रधानमंत्री। तो वो मृत्यु के समय क्या थे, भारत के राष्ट्रपति, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन 1 आलू चिप्स, 2 दूध पनीर,
3 सेब जैम, 4 कच्चा आम अचार। यानी कौन सा तरीका अपनाकर हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है दूध पनीर, यानी ऑप्शन नंबर 2। दूध का हम पनीर बनाकर संरक्षित नहीं रख सकते हैं, आलू से चिप्स बनाकर संरक्षित रख सकते हैं, सेब से जैम बनाकर रख सकते हैं, कच्चा आम से अचार आप 1-2 सालों साल रख सकते हैं, लेकिन दूध से आप पनीर बनाकर सालों साल नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। कथन ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? देखिए इसकी विशेषताएं होगा, कथन ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श होते हैं। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, डी, ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपने घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन 1 कलचिड़ी, 2 बसंत गौरी, 3 कोयल, 4 शकरखोरा। तो ये कोयल जो है ना बहुत चालाक जानवर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोयल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? 1 गेहूं, 2 काली मिर्च, 3 साबूदाना, 4 सौंफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 साबूदाना। साबूदाना कोई बीज नहीं है, बल्कि सागो पाम नामक पेड़ के तना से इसको बनाया जाता है। यानी उस तना को, जब वो तना मोटा हो जाता है उसको पाउडर बनाया जाता है और उसी पाउडर से साबूदाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरल जो है समुद्री तट पर स्थित राज्य है और समुद्री तट पर हमेशा ऊंचे ऊंचे नारियल के वृक्ष होते हैं। तो इस तरह आपका सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1 नारियल। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब देखिए एक ग्रुप दिया हुआ है, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो अब इसमें से कौन कौन से ऐसे सब्जी है जिनके अंदर बीज होते हैं? तो इस तरह आप गौर से देखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 पोचमपल्ली और कलमकारी, 2 पोचमपल्ली और कांजीवरम, 3 कलमकारी और चंदेरी, 4 कलमकारी और कंथा। देखिए इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 1 पोचमपल्ली और कलमकारी। लेकिन आपको बता दें कि ये पोचमपल्ली जो है एक गांव है जो आंध्र प्रदेश से कटकर अब तेलंगाना में चला गया है। तो जब भी पूछा जाएगा तो अब वो तेलंगाना से संबंधित हो जाएगा। तो आप अपने आने वाले एग्जाम में इस चीज़ का गौर रखिएगा, गौर कीजिएगा। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तेलंगाना से संबंधित क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन 1 मलेरिया, 2 पोलियो, 3 निमोनिया, 4 चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? 1 असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, 3 तमिलनाडु लावनी, 4 कर्नाटक कथक। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम यानी बिहू। और लेकिन भरतनाट्यम जो है ये उड़ीसा का नहीं बल्कि तमिलनाडु का है।
और लावनी जो है महाराष्ट्र का है, कथक यूपी यानी उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम, बिहू। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन 1 बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। 2 बर्फ की दीवारों के बीच मोटी मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। 3 बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। 4 ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। देखिए, ये एस्किमो जनजाति लोग जब शिकार के लिए निकलते हैं तो इग्लू यानी बर्फ से घर बनाते हैं, जो अस्थायी घर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन 1 जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। 2 इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। 3 जड़ें भोजन का भंडारण करती है। 4 जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जड़ें भोजन का भंडारण करती है। यानी बरगद का पेड़ जो है, बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं वो भोजन भंडारण नहीं करती है। इसके अलावा शाखाओं से नीचे लटकती है और इसके अंदर भी, जमीन के अंदर भी जड़ें होती है और ये जो लटकती हुई जड़ है ये खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। आप चाहें तो पुराना पेड़ वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह लटकते हुए एक खंभे की तरह पेड़ बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यानी नए नए आप टीचर बनकर स्कूल गए हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे? ऑप्शन 1 कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। 2 शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। 3 शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी विवरण तैयार करना। 4 पहले से पाठ योजना तैयार करना। देखिए, आप जब शिक्षक बनकर जाएंगे तो पहले क्या करना होगा आपको? ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक विवरण तैयार करेंगे। कोई बच्चे किस सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, किस सांस्कृतिक क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां कथन ए बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। बी संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। सी विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। डी सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। देखिए, कथन सी देखिएगा, इसमें क्या है कि अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली पर्यावरण अध्ययन में कविता कहानी नहीं बनाती है, बल्कि इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन कथन ए, बी और डी, यानी आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 ए, बी, डी। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? देखिए, ऐसे प्रश्नों का आंसर चारों होगा। आप सभी मतलब जो है ना, इसका आंसर होगा सबका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो ऑप्शन 1 संदर्भ पुस्तकें, 2 पोस्टर, 3 समाचार पत्र, 4 पाठ्य पुस्तक। तो इसमें सही आंसर होगा 3 समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र से देश दुनिया के बारे में ईंधन का प्रयोग हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर उसके संरक्षण के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 पोर्टफोलियो, 2 दत्त कार्य, 3 परियोजना कार्य, 4 घटना वृत्तांत अभिलेख। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का हिंदी ही होता है जानकारी संग्रह करना। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के क्या कारण हो सकता है या सकते हैं?
देखिए, इसका आंसर हो सकता है कि हम अंतरिक्ष यात्री से कई चीज़ जान सकते हैं, लेकिन जो कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, इसमें शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ये बताना कि पहले कथन देख लेते हैं। कथन: यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। कथन सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में आप शामिल भी हो सकते हैं, यानी स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी जान सकते हैं, ये भी बताया जा सकता है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर की रूढ़िवादिता को चुनौती भी दे सकती है और गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को भी समझने में मदद मिल सकती है। तो इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। देखिए, इसमें सबसे कम पूछ रहा है तो आपको कम वाला चुनना है। ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। 2, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। 3, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। 4, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न पूछने से शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। गलत है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन 1, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। 2, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। 3, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। 4, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। यानी सामाजिक अध्ययन का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? सभी प्रतियोगिताओं की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। इस तरह आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऐसे प्रश्नों का सवाल आप अपने वीडियो में देख सकते हैं, जो हम ईवीएस का पेडागोजी वाला वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। वो जब आप वीडियो देखिएगा तो इस प्रश्न का हल आप सीधे सीधे कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। 2, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। 3, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। 4, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी ये वाला पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न से संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। 2, हस्तपरक क्रियाकलाप। 3, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। 4, विषयानुसार उपागम। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? देखिए, ये प्रश्न इतने बार रिपीट हुए हैं 2011 से लेकर अब तक कि हमको लगता है ये 5-6 बार, कम से कम 10 बार में से 5-6 बार जरूर रिपीट हुआ है। तो कथन ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। बी, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। सी, प्रतीकों और स्केल यानी पैमाने की समझ। डी, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। देखिए, इसका सही आंसर जो है इसमें सिर्फ गलत डी है, यानी स्केल और पैमाने के अनुसार आप ड्राइंग नहीं बना सकते। ड्राइंग जो है आप बिना स्केल या पैमाने के भी बना सकते हैं। तो इस तरह ए, बी, सी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। 2, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना।
3 अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। 4 भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। देखिए, आप जब ऑप्शन फर्स्ट देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये वाला उद्देश्य संबंधित नहीं है। और जो आपका 3 संबंधित उद्देश्य है, ऑप्शन 2, 3 और 4, इसको भी आप अच्छे से गौर करके यदि आप क्वेश्चन में दे दे कि कौन उद्देश्य संबंधित है, इस तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये तो था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो, आने वाले सीटेट आपके लिए बेहतर जाए, यही हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।